महंगाई डायन खाए जात है। ये पॉपुलर सॉन्ग आपने सुना होगा जो बताता है कि सैया कमाते तो खूब है, लेकिन ये महंगाई जो कि बढ़ते पेट्रोल के दाम, सब्जियां एंड रेंट होती है, वो सैया को चैन से जीने नहीं दे रही है। वहीं कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि थोड़ी महंगाई जरूरी भी है। A little inflation is a good thing. A little inflation is a good A thing. little inflation now would be a good thing. Everybody wants a little inflation. तो क्या है ये महंगाई की कहानी और कैसे ये आपको और हम सबको इफेक्ट करती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूँ एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्फ्लेशन के ऊपर में मेरा डिटेल्ड वीडियो। तो इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं व्हाट इज इन्फ्लेशन से। पहले समझ लेते कि इन्फ्लेशन आखिर होता क्या है। सिंपल भाषा में इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि चीजों का दाम जब समय के साथ इंक्रीज होता है। पिछले साल जो चीज 100 रुपए की मिलती थी वो इस साल अब 110 या 120 की मिल रही है। इसी का कारण है इन्फ्लेशन। और जब आपकी इनकम उसी स्पीड से ना बढ़े तो आपको लगता है कि महंगाई ज्यादा बढ़ चुकी है। इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन रेट को 5 से 6% पर एनम पे फिक्स किया जाता है, पर कुछ सिचुएशन में ये नंबर भी कई बार ज्यादा बढ़ जाता है और यही है वो हिडन एनिमी जो हम सबकी सेविंग्स को खा जाता है। इन्फ्लेशन का इंपैक्ट हर चीज पर होता है। आपकी डेली सेविंग्स, आपके डेली इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म सेविंग्स, यहाँ तक आपके रिटायरमेंट प्लान पर भी इन्फ्लेशन का एक इम्पैक्ट पड़ता है। ये एक सिंपल चोर है जो आपके पैसों की वैल्यू को धीरे धीरे कम किए जा रहा है। अगर आप अभी से अवेयर और प्रोएक्टिव नहीं हुए तो आपको अपने गोल्स के लिए ज्यादा टाइम और रिसोर्सेस लगाने पड़ेंगे। पर एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, थोड़ी सी इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए हेल्दी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिग्नल देती है कि लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है और बिजनेसेस भी ग्रो कर रहे हैं। मॉडरेट इन्फ्लेशन एक हेल्दी इकोनॉमी का इंडिकेटर होता है। अगर इन्फ्लेशन बिल्कुल ही ना हो तो डिमांड और ग्रोथ दोनों ही स्टैग्नेट कर जाएगी, जो कि इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा। इसलिए आरबीआई गवर्नर हमेशा कोशिश करते हैं कि इकोनॉमी में स्लाइट इन्फ्लेशन हमेशा रहे। चलिए हम क्विकली समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन काम कैसे करता है। इसके पीछे के दो बड़े कारण होते हैं, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है पर सप्लाई उतनी ही रहती है तो उस चीज का प्राइस बढ़ जाता है। जैसे फेस्टिवल्स के टाइम पे होटल के रेट्स। इस सिचुएशन में लोग ज्यादा पैसे खर्च करते हैं और चीजों की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, जब फेस्टिवल सीजन में लोग ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और गिफ्ट खरीदते हैं तब उन प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ जाती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये डिमांड सप्लाई की एक मिसमैच होती है जो कि अल्टीमेटली प्राइस को इंक्रीज कर देती है। इन्फ्लेशन का दूसरा रीजन होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब किसी चीज को बनाने का कॉस्ट बढ़ जाए, जैसे रॉ मटेरियल या वेजेस, तो फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, फ्यूल प्राइस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन और हर चीज महंगी हो जाती है। ये इन्फ्लेशन का एक मेजर फैक्टर है जो डायरेक्टली हर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करता है। अब हम इन्फ्लेशन को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें डिफ्लेशन के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। इन्फ्लेशन का ऑपोजिट होता है डिफ्लेशन, यानी जब चीजों की कीमत समय के साथ गिरती है। शुरू में ये सुनने के लिए अच्छा लगता है, पर रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में ये एक वार्निंग साइन होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि रियल वर्ल्ड में लोग पैसा कम खर्चा कर रहे हैं, इकोनॉमी स्लो हो रही है और जॉब्स भी इवेंचुअली कम हो रहे हैं। डिफ्लेशन का एक्चुअली सबसे बड़ा इंपैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे पड़ता है। इस चीज को समझो, अगर लोग कम खरीदेंगे तो चीजों का दाम कम होगा। अगर चीजों का दाम कम हो रहा है तो कंपनीज का लॉस होता है। ऐसे में फिर कंपनी सोचती है कि भाई अब हम न्यू कार्स या फिर न्यू प्रोडक्शन क्यों बनाएं। ऐसे केस में जब प्रोडक्शन कैपेसिटी कम की जाती है तो कंपनी को उतने एम्प्लॉइज की भी जरूरत नहीं होती है। फिर कंपनी अपने कर्मचारियों को ले ऑफ कर देती है। और ऐसे सिचुएशन में जहां पे चीजें भले ही सस्ती हो बट आपके पास नौकरी ही ना हो तो आप वो चीज भी कैसे अफोर्ड कर पाओगे। एंड इवेंचुअली डिफ्लेशन इज मोर डैमेजिंग टू द इकोनॉमी रादर देन इन्फ्लेशन। अब सवाल आता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। ये काम करती है सेंट्रल बैंक्स और हमारे केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के पास बड़े बड़े टूल्स होते हैं इकोनॉमी को मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। इसके बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो में डिस्कशन किया, आप जरूर देख लेना। पर इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में हम रेपो रेट को डिस्कस करेंगे कि कैसे आरबीआई इन्फ्लेशन को कम या ज्यादा कर सकता है। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो आरबीआई बैंक्स को दिए जाने वाले लोन्स पर इंटरेस्ट बढ़ा देता है। इससे लोन्स महंगे हो जाते हैं और लोग कम पैसा खर्च करते हैं। डिमांड गिरती है और प्राइसेस कंट्रोल में आ जाते हैं। क्योंकि इस कारण मार्केट में बाइंग कम होने लग रही है तो समय के साथ चीजों का दाम भी कम कर लिया जाता है एंड इवेंचुअली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। सो ये एक इकोनॉमिक साइकिल का पार्ट है जिसे आरबीआई बहुत एफिशिएंटली कंट्रोल करता है। एंड इवेंचुअली रेपो रेट का इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके होम लोन, कार लोन और क्रेडिट कार्ड पर पड़ता है। ज्यादा इंटरेस्ट का मतलब है ज्यादा ईएमआई।
और चलिए अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे आते हैं कि भाई इन्फ्लेशन को आखिर हराया कैसे जाए। सिर्फ पैसे बचा के रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपका बचाया हुआ पैसा तो इन्फ्लेशन के कारण अपनी एग्जिस्टिंग वैल्यू वैसे भी दिन ब दिन लूज कर रहा है। और इसका समाधान है इन्वेस्ट करना। अब इन्वेस्टमेंट में आप ऐसे एसेट क्लास को चुन सकते हो जो एक्चुअली हमारे देश के इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स देते हो। जनरली हमारे देश का इन्फ्लेशन, जैसे हमने पहले भी सुना है, कि 5 से 7% के अराउंड होता है। तो हमें ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जो 7% से ज्यादा हमें रिटर्न्स प्रोवाइड करे, वो इंस्ट्रूमेंट हमें इन्फ्लेशन से एक्चुअली बचा लेगा। और यही एक सिंपल आंसर कि कैसे इन्फ्लेशन को हराया जाए। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाए जो हमें रिटर्न 7% पर एनम से ज्यादा दे। ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला और मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट तो रहेगा यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट। जनरली म्यूचुअल फंड्स का एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आप देखते हो तो वो 12% करीबन आता है, 12 से 15 के बीच में लाई करता है, जो कि इजीली इन्फ्लेशन को हराने में आपकी मदद करेगा। तो अगर आप सोच रहे थे कि भाई मेरे रिटायरमेंट के लिए आज के तारीख में मुझे टोटल कॉर्पस ऑफ 1 करोड़ रुपया, जो भी आपका जवाब होगा, उतने जमा करके रखने थे, तो उस अमाउंट को आप सीधा सेविंग अकाउंट में ना रखते हुए ग्रेजुअली अपने म्यूचुअल फंड्स या फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आप इसको एक्सपोजर लीजिए, विच विल इवेंचुअली ग्रो योर मनी। आपका 1 करोड़ का वैल्यू जरूर 2-3 करोड़ हो जाएगा इवेंचुअली विद टाइम, बट उस समय की महंगाई के साथ अगर आप एडजस्टमेंट करोगे तो आप कहीं ना कहीं एक मिडिल रेंज में रहोगे। इसी का एक हॉरिफिक सिनेरियो समझो कि आपने, मान लीजिए कि आप अपने बुढ़ापे में अपना कुछ 1 करोड़ रुपए वगैरह सेव करके बैठे हो, एंड इवेंचुअली उस समय पे महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि अब वो 1 करोड़ में आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन ही नहीं करने मिल रहा है। और उस एज में जब आप 60-65 के रहोगे, तब आप कैसे नया जॉब ढूंढोगे ना टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल। इसलिए इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन्फ्लेशन एक माइक्रो इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है जो छोटे मोटे लेवल पे आपको भले ही ज्यादा पिंच ना करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत दर्द दे सकता है। अनदर इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट टू फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे आप एग्रीकल्चरल लैंड परचेज कर सकते हो, आप प्लॉट्स परचेज कर सकते हो। मेरा तो फेवरेट प्लॉट्स होता है, क्योंकि वो रियल एस्टेट की भाषा में सबसे लिक्विड एसेट होते हैं। तो आप ये सारी चीजों में अगर इन्वेस्ट करते हो ना, तो इनका भी लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ रेट होता है वो 8 से 10% करीबन का होता है। अगर आप लकी रहे तो कई बार ये रेट जो है वो 20% तक भी चले जाता है। अब देखिए, इसमें ऑफ कोर्स आपको रियल एस्टेट की स्टडी करनी पड़ेगी और रियल एस्टेट का पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाय द वे, अगर आप लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसके ऊपर में भी थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपके साथ शेयर कर सकता हूं। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अगर आप रियल एस्टेट एसेट्स परचेज करते हो, जैसे अगेन प्लॉट्स, एग्रीकल्चरल लैंड या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज, तो वो भी आपको लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प करेंगे। इनफैक्ट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी कई केसेस में जनरेट होती है। अब ये दोनों जो मैंने आपको इन्फ्लेशन बीट करने के मेजर्स बताए ना, जो दो इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बताए, वो थोड़े रिस्की भी होते हैं। कई लोगों को इस पे भरोसा नहीं होता और कई बार ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट भी होती है, फ्रॉड के चांसेस भी इनमें ज्यादा होते हैं। तो कुछ सेफ इंस्ट्रूमेंट्स भी है जो आप कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि गोल्ड होता है। तो गोल्ड इज अ वेरी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। आप सब जानते हैं कि हमारा इंडिया का सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट एसेट सिंस एजेस गोल्ड ही रहा है। स्टॉक मार्केट पे लोग सवाल पूछते हैं, रियल एस्टेट पे सवाल पूछते हैं, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन इन दिस कंट्री जो बोलता है कि गोल्ड एक अच्छा एसेट नहीं है। आई कैन एक्चुअली बैक दैट। गोल्ड एक काफी अच्छा हेज होता है अगेंस्ट इन्फ्लेशन, प्लस वो आपके आंखों के सामने भी रहता है कई बार। तो इट इज पास्ड ऑन थ्रू जनरेशंस, राइट। कई मिडिल क्लास ऐसे लोग हैं जो अपने जनरेशनल वेल्थ तो लेके नहीं आते, बट एटलीस्ट एक जनरेशनल गोल्ड होता है उनके पास में, जो कि एक अच्छा इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में आपको हेज प्रोवाइड कर सकता है। फ्यू मोर सच एग्जांपल्स आर डेट फंड्स, जैसे कि आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जो गारंटीड 8 से 10% के रिटर्न्स आपको देते हैं। बॉन्ड्स इन्वेस्टिंग में क्या होता है, बेसिकली कंपनी आपसे 2 तरीके से पैसे रेज कर सकते हैं, एक इक्विटी के थ्रू और एक डेट के थ्रू। तो जो डेट वाला फंडा होता है ना, इसे बॉन्ड्स कहते हैं, ये भी सेबी ही रेगुलेट करता है, ये भी हमारे सिक्योरिटीज के अंदर ही आता है। यहाँ पे क्योंकि आपको रिटर्न फिक्स दिया जा रहा है, तो आपका रिस्क एक्सपोजर काफी कम होता है। कई लोग बॉन्ड्स को भी ज्यादा प्रेफर करते हैं। सिंपल रीजन इज बिकॉज एक गारंटीड रिटर्न की बात हो रही होती है और मार्केट वॉलिटिलिटी के सब्जेक्टिव वो चीज नहीं रहती है। और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट लास्ट हेज जो मैं आपको बताना चाहूंगा इज स्किल डेवलपमेंट। देखिए, जो सेट ऑफ स्किल्स आप 10 साल पहले लेके अपनी इनकम जनरेट कर रहे थे, अगले 10 साल में भी क्या वही स्किल यूज होंगे या उतने ही पे पे आपको वो स्किल आपको रिवॉर्ड करेंगे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग इज वेरी लो। इसलिए आपको समय के साथ स्किल्स भी डेवलप करते रहने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने पूरे करियर में 3 से 4 डेकेड्स, मतलब 30 से 40 साल अगर नौकरी करेंगे, तो इसमें आराम से आपको कम से कम 3 से 4 बार अपस्किल भी करना पड़ेगा। दिस इज नॉट एन ऑप्शन। अगर आप एक स्किल सीख के सोचते हो कि 4 दशक चले जाएंगे, तो वी आर इन अ वेरी फास्ट पेस्ड इकोनॉमी। आज के तारीख में चीजें इतनी जल्दी चेंज हो रही है कि जो पुराने स्किल्स थे, एक टाइम पे याद है कि एक्सेल के ट्यूशंस हुआ करती थी, माइक्रोसॉफ्ट सिखाया करते थे,
टुडे दैट उसका एक्सपोजर अब बिल्कुल नहीं रहेगा। आपको एक समय पे याद होगा कि कैसे लोग मोबाइल रिचार्ज करने के लिए वो एक घसने वाला कागज यूज करते थे। दैट टाइम इज कंप्लीटली गॉन विद द हेल्प ऑफ डिजिटाइजेशन, करेक्ट। सो ऐसे केस में अपस्किल करना है, अपने आप के नॉलेज को भी ग्रो करना है, सॉफ्ट स्किल भी डेवलप करो, हार्ड स्किल भी डेवलप करो, सो दैट यू कैन एक्चुअली, जो एक नॉलेज इन्फ्लेशन होता है, जो आपका पुराना नॉलेज था अब वो उसकी भी वैल्यू खत्म होती है। जैसे पुराने पैसे की वैल्यू खत्म होती है, वैसे ही पुराने नॉलेज की भी वैल्यू थोड़ा थोड़ा खत्म होते जाती है। इनफैक्ट आई वुड नॉट से खत्म होती है। तो बेसिकली स्किल सेट डेवलपमेंट इज नॉट ऑप्शनल। एक बार पढ़ाई हो गई तो वो पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है। आप एजुकेशन से प्यार करना सीख जाओ और अपने आप को उठाने के लिए ये चीज समझ लो कि आपको स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन की बहुत रिक्वायरमेंट रहने ही वाली है टू मेक योरसेल्फ फ्यूचर प्रूफ। मैं पर्सनली इन्फ्लेशन से हेज करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में ETFs रखता हूं। मैं कोई स्टॉक्स नहीं है, कोई मल्टीबैगर स्टॉक्स नहीं है। मुझे पता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री जो है, इकोनॉमिक इंडस्ट्री है अलग अलग सेक्टर्स की, जैसे बैंकिंग सेक्टर, IT सेक्टर, FMCG सेक्टर, ये आने वाले कुछ सालों में 2x 3x इनफैक्ट 10x भी होने वाली है। तो इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रेस ना लेते हुए ETF को अपने पोर्टफोलियो में रखता हूं, जो कि एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन मुझे ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि आगे भी करेगी। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन एक ऐसी रियलिटी है जिसके साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा, पर सही प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट के साथ आप इन्फ्लेशन को हराकर अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को भी अचीव कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कीजिए, अपने आप की फाइनेंशियल अवेयरनेस को और स्किल को डेवलप कीजिए। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगले कौन से इकोनॉमिक टॉपिक के ऊपर में आपको वीडियो चाहिए। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स को भी जरूर चेकआउट करना, उसमें मैंने आपके लिए कुछ एजुकेशनल कंटेंट रखा है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई विल सी यू in the next one.